नमस्कार दोस्तों, VR क्लास के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं हमारे CGPSC की मुख्य परीक्षा सीरीज का पेपर 7। यदि आप लोग चैनल में नए हैं और इसके पहले के प्रश्न पत्र 7 के भाग 1 के वीडियो आपको चाहिए तो वो आपको आई बटन में क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो सभी इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र 7 के भाग 1 के एक और अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके पहले यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हमें ये देखना होगा कि सामाजिक न्याय जिसका उल्लेख आपको प्रस्तावना में मिलता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की जाती है, तो उसमें एक जो शब्द है वो आता है सामाजिक न्याय। ये क्या है? सामाजिक न्याय जो है ये स्वतंत्रता और समानता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समानता और स्वतंत्रता यदि दोनों में से एक भी चीज का अभाव है तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति हमें किसी भी समाज में नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता व्यक्ति की शक्तियों के विकास के लिए जरूरी है और समानता सहज और वांछनीय है। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उसे सतत विकास की ओर गतिमान बनाए रखने की दृष्टि से विषमताओं को न्यूनतम किया जाना जरूरी है, किंतु अधिक विषमता को नियंत्रित करना और समानता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना कहीं अधिक अनिवार्य है। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वो है जो समानता पर आधारित हो और किसी भी व्यवस्था में जितनी अधिक विषमता होगी, अन्याय और शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। इसे आप समझ सकते हैं कि समाज में एक रूपता, स्वतंत्रता और समानता कितनी जरूरी है। समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी बुराई के अंत के लिए ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को प्रवर्तित किया गया है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि फिर से देखें तो अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता और उससे संबंध मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया। अब आप देखेंगे कि हम ऊपर जो हमारी हेडिंग है वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। तो ये ऐसा क्यों है कि दो नाम है? तो पहले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। इसकी कुछ सामान्य जानकारी पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इसके नाम परिवर्तन पर आएंगे। इसमें कुल धाराएं हैं 17, अनुसूची है 1, राष्ट्रपति से इसकी अनुमति मिली या ये अधिनियमित हुआ 8 मई 1955 को और इसके लागू होने की तिथि है 1 जून 1955 और ये संपूर्ण भारत में लागू है। अब यदि हम बात करें कि इसका आधार क्या है, इस पूरे अधिनियम का आधार क्या है, तो इसका आधार है अनुच्छेद 17। आप सभी लोगों ने संविधान पढ़ा होगा। संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकार की बात करता है। उसमें जो अनुच्छेद 17 है वो बताता है कि अस्पृश्यता का हर रूप में उन्मूलन किया जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में जाति वर्ण व्यवस्था है तो यहाँ पर अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है शुरू से ही। यदि आप प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान इतिहास ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में कितनी अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना है। उसी का अंत करने के लिए संविधान ने समता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है अनुच्छेद 17 में। तो इसके दो प्रभाव हैं अनुच्छेद 17 के। पहला कि यह अस्पृश्यता का किसी भी रूप में उन्मूलन करता है। दूसरा, यह सरकार को या संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है कि वो दंड का भी विधान कर सकती है। इसलिए अनुच्छेद 17 जो है वो बहुत व्यापक है और हर रूप में ये अस्पृश्यता को खत्म करने का प्रयास करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, एक शब्द आएगा कि अस्पृश्यता ये क्या है? तो अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए अधिनियम में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है, इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है या ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर, जाति व्यवस्था की किसी परंपरा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी भी रूप में अस्पृश्यता के प्रयोग को बढ़ावा देता है, तो उस व्यक्ति को अस्पृश्यता के प्रयोग
को प्रोत्साहित करने वाला माना जाएगा। मतलब साधारण शब्दों में हम बोले, किसी भी रूप में यदि आप किसी को भी अस्पृश्यता के आधार पर यदि उसके साथ भेदभाव करते हैं तो उसे अस्पृश्य ही माना जाएगा। अब हम आगे चलें इसमें। तो प्रारंभ में इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। वर्तमान में इसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये बना है एक समिति की सिफारिश के आधार पर। यह समिति है इलाया पेरुमल समिति 1965 की। 1965 में एक समिति बनाई गई इलाया पेरुमल की अध्यक्षता में। उसकी सिफारिश पर 19 नवंबर 1976 को इस अधिनियम का नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। अब क्यों किया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम? क्योंकि सिविल अधिकार का जो इसमें परिभाषा है वो ये है कि धारा 2 क में सिविल अधिकार को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि ऐसे अधिकार जो अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का निवारण कर देने के पश्चात उद्भव होते हैं। अब चूंकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में निवारण कर दिया गया है, तो जब निवारण कर दिया गया अस्पृश्यता का, तो यदि मान लीजिए उसके बाद भी कोई अस्पृश्यता से संबंधित अपराध करता है तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति है या जो पीड़ित व्यक्ति है उसे जो अधिकार प्राप्त होंगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे ही सिविल अधिकार कहा गया है। इसीलिए इस अधिनियम का नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। आई होप आप लोग सब इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों अधिनियम का नाम चेंज करने की आवश्यकता पड़ी है। अब हम आते हैं इसके पूरी धाराओं में। उसके पहले एक छोटा सा एक इसमें छूट गया है, वो मैं बताना चाहूंगा कि यदि परिवादी और अभियुक्त समान सामाजिक समूह के हैं, यदि परिवादी और अभियुक्त समान सामाजिक समूह के व्यक्ति हैं तो अस्पृश्यता के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि परिवादी और जो अभियुक्त है, मतलब पीड़ित है और जो अभियुक्त है, वो दोनों एक ही सामाजिक वर्ग के हैं तो इस अधिनियम के तहत उस पर दंड कारित नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इनकी धाराओं के बारे में। 17 धाराएं हैं इसमें और एक अनुसूची है। तो धारा 1 जैसा कि आप जानते हैं सभी अधिनियमों में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम आपने सुन लिया है, विस्तार इसका पूरे भारत देश में है और प्रारंभ की तिथि मैंने आपको पहले ही बता दी है। धारा 2 की बात करें तो परिभाषाएं हैं इसमें। मुख्य परिभाषा हम इसमें देखेंगे। धारा 2 का जो है वो सिविल अधिकार है। मैंने पहले बता दिया आपको कि सिविल अधिकार की क्या परिभाषा है। धारा 2 या धारा 2 में लोक मनोरंजन स्थल इस नाम से परिभाषित किया गया है। तो ऐसे कोई भी मनोरंजन स्थल, जैसे कि आप मान सकते हैं मॉल है, सार्वजनिक पार्क है, या कोई सीसीडी जैसी कोई संस्था है, या कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है या कोई भी ऐसा स्थान है जो मनोरंजन स्थल है, वो सभी के सभी धारा 2 में आएंगे। धारा 2 जो है वो है लोक पूजा स्थल। लोक पूजा स्थल क्या है कि जहां पर ये सार्वजनिक और निजी में यहां आप देखेंगे, निजी का मतलब ये नहीं है कि आपके घर का पूजा स्थल, ऐसा पूजा स्थल जो किसी सार्वजनिक जगह पे बनाया गया है किंतु निजी संपत्ति है, वो भी इस अधिनियम के द्वारा इंक्लूड है कि 2D में लोक पूजा स्थल में सार्वजनिक और निजी दोनों ही पूजा स्थल आएंगे। धारा 2DB में, मतलब धारा 2 में SC की परिभाषा दी गई है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट की परिभाषा दी गई है। ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे अधिनियम में केवल अनुसूचित जाति की बात की गई है। उसकी परिभाषा उसी प्रकार है जो अनुच्छेद 366(24) में दी गई है। जब भी आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको अनुसूचित जाति की परिभाषा मिलेगी अनुच्छेद 366 में भाग 24 में, और अनुच्छेद 366 के भाग 25 में आपको मिलेगा अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है धारा 2E। इसमें क्रय विक्रय स्थल की परिभाषा दी हुई है कि कोई भी दुकान, चाहे वो कोई सी भी दुकान हो, उसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो बात करेंगे हम धारा 3 की। धारा 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, इस अधिनियम में। धारा 3 है धार्मिक निर्योग्यता लागू करने हेतु दंड। ये क्या है? धार्मिक निर्योग्यता का मतलब आप पहले समझ लीजिए। धार्मिक निर्योग्यता जो है वो ये बोल रही है कि धार्मिक भेदभाव करने पर अपराध माना जाएगा। धार्मिक भेदभाव मतलब कैसा? अस्पृश्यता के आधार पर धार्मिक भेदभाव करने पर अपराध माना जाएगा। जैसे कि आप मंदिर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं जो उसी उपासना पद्धति का है,
तो अस्पृश्यता के आधार पर ये कार्य आपका अपराध माना जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें एक स्पष्टीकरण है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिंदू, जो धारा 3 में हिंदू शब्द का प्रयोग है उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आदिवासी, आर्य समाज और स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय या उपासना पद्धति के लोग हिंदू माने जाएंगे। तो यदि इन सभी लोगों को आप यदि किसी मंदिर में प्रवेश करने से वंचित करते हैं तो भी आपका इसमें ये अपराध माना जाएगा। एक धर्म का व्यक्ति यदि दूसरे धर्म के जगह में जाने की कोशिश करे तो इस आधार पर उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसके लिए जो दंड है वो है कम से कम 1 माह और अधिकतम 6 माह का कारावास, और जो जुर्माना लगेगा वो है 100 रुपए से 500 रुपए तक। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 में ये सामाजिक निर्योग्यता की बात करता है, सामाजिक निर्योग्यता लागू करने हेतु दंड। अब सामाजिक निर्योग्यता क्या है? तो ये है सार्वजनिक स्थानों या रीति रिवाजों से रोकना या उसमें भेदभाव करना। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी एक ऐसा स्थान है जहां पर आप जो सार्वजनिक है और वहां पर आप किसी व्यक्ति को जाने से इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो अस्पृश्यता का के आधार पे आप उसे जाने के लिए रोक रहे हैं। तो ऐसा करने से यदि आपको जो दंड मिलेगा वो धारा 4 के अनुसार मिलेगा, और ये आपकी सामाजिक निर्योग्यता के आधार पर आपको इसमें दंड मिलेगा। दंड जो है वो धारा 3 के ही अनुसार है, कम से कम 1 माह, अधिक से अधिक 6 माह और 100 से 500 रुपए तक का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 5 की बात करें हम तो धारा 5 अस्पताल, शिक्षा संस्थान और छात्रावास में प्रवेश से यदि आप किसी को अस्पृश्यता के आधार पर रोकते हैं तो आपको इसमें दंड मिल सकता है। दंड वैसा ही है धारा 3 के अनुसार, कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह और 100 से 500 रुपए तक का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 6 की हम यदि बात करें तो धारा 6 कहती है माल बेचने या सेवा देने से इनकार करना। यदि मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है या आपको कोई परमिट मिला हुआ है और आप किसी को माल देने से इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उसका आधार जो है वो है अस्पृश्यता, तो आपका जो दंड होगा या आपको जो दंड मिलेगा वो धारा 6 के अनुसार मिलेगा, और दंड जो है वो आपको धारा 3 के ही अनुसार मिल सकता है। तो धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6, इसमें जो भी आपका दंड है वो कम से कम 1 माह से 6 माह है, और जो जुर्माना है वो 100 से 500 रुपए तक है। अब हम बात करेंगे धारा 7 की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों हेतु दंड। जो धारा 3 से 6 तक हमने देखा वो धार्मिक, सामाजिक, अस्पताल और क्रय विक्रय स्थल की बात कर रहा है, लेकिन आप व्यक्ति के लिए यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसी सामाजिक वर्ग का नहीं है और वो दूसरे को यदि धमकाता है या उसको जाति सूचक कुछ कहता है या ऐसा कुछ कहता है जिससे अस्पृश्यता निर्धारित हो रही है, तो उसको जो दंड मिलेगा वो धारा 7 के अंतर्गत मिलेगा। इसी को ये धारा बता रही है, अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों हेतु दंड। इसका भी जो दंड है वो है 1 माह से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट है इसमें धारा 7(1)(a). ये है बदला लेने हेतु व्यक्ति के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इसका साधारण सा मतलब ये है कि मान लीजिए आप अस्पृश्यता के आधार पर कि सामने वाला व्यक्ति अस्पृश्य है, केवल इसीलिए आप उसके शरीर या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई ऐसा अपराध कारित करते हैं जो उसके शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ये धारा 7(1)(a) के तहत अपराध घोषित होगा, और इसका जो दंड है वो कम से कम 2 वर्ष की सजा है। कम से कम का निर्धारण किया है अधिनियम में, अधिक से अधिक का कोई निर्धारण नहीं है, और जुर्माना भी इसमें कोई निर्धारित नहीं है। न्यायालय जैसा चाहेगी वैसा जुर्माना, और कम से कम 2 वर्ष की सजा आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है धारा 7(a). विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। विधि विरुद्ध यदि अनिवार्य श्रम लिया जाता है जिसमें अस्पृश्यता का आचरण हो, जैसे कि मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें आप व्यक्ति को बाधित कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी शव को उठा के फेंकना है या शव को कहीं पर अलग जगह रखना है, ऐसा काम आप करवा रहे हैं उससे जो अस्पृश्यता की श्रेणी में आ रहा है, और उस श्रम को करने के लिए आप उसे बाधित कर रहे हैं, तो वो अस्पृश्यता कानून का उल्लंघन माना जाएगा, और धारा 7(a) के तहत आपको इसमें कम से कम 3 माह का कारावास और जुर्माना 100 से 500 रुपए तक का किया जा सकता है। मतलब अनिवार्य श्रम को भी इसमें अस्पृश्यता का आचरण माना गया है। धारा 8 की बात करें
तो हमने अभी धारा 6 देखी थी, माल बेचने एवं सेवा देने से इनकार। तो ये इसी का आगे का रूप है। धारा 8 में बोलता है कुछ दशाओं में लाइसेंस का रद्द या निलंबित होना। तो किसका लाइसेंस होता है? लाइसेंस हमेशा क्रय विक्रय स्थल का होता है। तो धारा 6 के अंतर्गत अपराध करने पर न्यायालय यदि चाहे तो लाइसेंस को रद्द या निलंबित कर सकती है। इसमें लाइसेंस के अंतर्गत परमिट भी आता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे धारा 9 की। धारा 9 बताती है कि यदि सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया गया है किसी व्यक्ति या किसी संस्था को, जैसे कि मान लीजिए स्कूल के लिए कोई जमीन दान की गई है और उस स्कूल में अस्पृश्यता से संबंधित कोई आचरण किया गया है या अस्पृश्यता का अपराध हुआ है, तो सरकार चाहे तो उस अनुदान की हुई जमीन को वापस ले सकती है या उसे निलंबित कर सकती है। बस इतना समझ लीजिए इसमें आप। यह है धारा 9। धारा 10 की यदि हम बात करें तो यह है अपराध का दुष्प्रेषण। यह हमारे यहाँ बहुत होता है, उकसावे का काम बहुत होता है, तो ये उसी की बात कर रहा है। अपराध का दुष्प्रेषण करना मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता का आचरण करने के लिए उकसाया है या अपराध करने के लिए उकसाया है, तो सामने वाला व्यक्ति तो दोषी है ही है, लेकिन आपने जो उसे उकसाया है इसलिए आप भी उसके दोषी कहे जाएंगे। ये बताती है धारा 10। धारा 10 का जो दूसरा पॉइंट है लोक सेवक वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि लोक सेवक यदि अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं करता है अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत, तो वो भी धारा 10 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद है धारा 10A, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। यदि मान लीजिए कि जो अपराध है वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, तो सामूहिक जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। ये राज्य सरकार की शक्ति है। धारा 11 की यदि हम बात करें तो यह है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्धित शास्ति। देखिए, आप धाराओं को समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप एक बार यदि धाराओं को समझ लेंगे और उसमें लिखने के लिए यदि कुछ आता है कि आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को बताइए, तो आप उसकी कुछ कुछ धाराओं में जो आपको मुख्य बातें लग रही हैं उसे आप लिखेंगे, तो आपका जो नोट्स है बहुत ही इफेक्टिव आपका आंसर बन के निकल के आएगा। इसलिए आप छोटे छोटे इसमें शब्दों में से समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो धारा 11 जो है वो बोलता है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर वर्धित शास्ति। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए किसी ने एक बार अपराध किया तो उसके लिए हमने देखा है 1 माह से 6 माह का अधिकतम कारावास है और जुर्माना जो है वो 100 से 500 रुपए तक का है। किंतु यदि मान लीजिए उसी व्यक्ति ने दोबारा अपराध किया तो उसके लिए 6 माह से 1 वर्ष का कारावास है और 200 से 500 रुपए जुर्माना है। यदि मान लीजिए उसी व्यक्ति ने तीसरी बार फिर अपराध किया तो उसके लिए जो कारावास है वो 1 वर्ष से 2 वर्ष हो जाएगा और जो जुर्माना है वो 500 से 1000 रुपए हो जाएगा। ये धारा 11 हमें बताती है। अब यदि हम धारा 12 की बात करें तो यह है कुछ मामलों में न्यायालय की उपधारणा। अनुसूचित जाति से संबंधित यदि कोई मामला है तो उसमें न्यायालय जो उपधारणा करेगा उसकी बात करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए इसमें मैंने लिख दिया है। धारा 14 है कंपनियों द्वारा अपराध। अब आप देखेंगे कितना वास्ट है ये अधिनियम। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कंपनी ने भी अस्पृश्यता संबंधी आचरण किया है तो उस पूरी कंपनी पर अपराध कारित होगा, चाहे वो निगमित निकाय हो, चाहे वो भागीदार हो, चाहे वो कंपनी का प्रमुख हो या कंपनी का स्वामी हो, सभी के ऊपर अपराध कारित होगा। धारा 15 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि अधिनियम के तहत जो भी अपराध किए जाएंगे वो सभी अपराध संज्ञेय होंगे और संक्षिप्त विचारणीय होंगे। इसमें एक शब्द आया है संज्ञेय, ये विधि का शब्द है। संज्ञेय का मतलब होता है कि जिस भी अपराध में आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, जिसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, वो सभी अपराध संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। और इसका जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? जो अपराध को बताएगा कि ये संज्ञेय है या नहीं, वो होगा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। महानगर में बात करूं तो महानगर का प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इसमें ये बताएगा कि अपराध संज्ञेय है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम यदि बात करें 16B की तो ये नियम बनाने की शक्ति है। ये पूरे अधिनियम में जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। और धारा 17 जो है वो निरसन की बात करता है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें यदि आपने देखा कि कैसे इसका नाम परिवर्तन किया गया, कब इसे लागू किया गया, तो इसमें छोटे छोटे 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें आप फैक्ट थोड़ा सा याद करेंगे। जो शुरुआत का मैंने पृष्ठभूमि और सामान्य जानकारी दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप सब जरूर जुड़िए। धन्यवाद।